आजकल इंटरव्यू चल रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक दो इंटरव्यू और दिए थे, और इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की नहीं। इलेक्ट्रल बॉन्ड पर एक इंटरव्यू जरूर दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने। इलेक्ट्रल बॉन्ड पर जो क्वेश्चन पूछा था उनसे कि इस पर आपकी क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया है, तो उस पर नरेंद्र मोदी ने ये बोला था कि किसको कैसे पता चलता, मतलब सबको कैसे पता चलता कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू, मतलब जो पैसा कंपनियां दे रही है किसी पार्टी को कितना दे रही है और कौन कौन दे रहा है, ये कैसे पता चलता। तो उस टाइम नरेंद्र मोदी ने ये बोला था इसके जवाब में, वो बोल रहे थे कि इसलिए हम इलेक्ट्रल बॉन्ड लाए थे, ये जो कानून लाए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर इलेक्ट्रल बॉन्ड को। मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद नहीं किया है। अगर खुद प्रधानमंत्री मोदी ये कहते कि इलेक्ट्रल बॉन्ड मैं हमने जो बनाया था, कानून जो बनाया था, ये हमने बनाया था और ये गलत है या फिर गलत था ये कानून, इसको हम रद्द करते हैं। अगर वो खुद ऐसा कहते ना, तो ये कहते कि हमने इस मंशा से या फिर इस मतलब इच्छा से ये लाए थे कानून की, ताकि ये पता चल सके कि कौन किसको कितना पैसा दे रहा है, किस पार्टी को दे रहा है। तो ये पिछले इंटरव्यू में उनका जो मेन जो टॉपिक था। लेकिन आजकल भी इंटरव्यू चल रहे हैं नरेंद्र मोदी के। 2-3 दिन पहले फिर इंटरव्यू दिया था, उसमें मतलब प्रधानमंत्री मोदी से वो कहते हैं कि बाबा साहब के गौरव और सम्मान, बाबा साहब का गौरव और सम्मान हम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं अगर संविधान का कोई पुजारी है तो वो मोदी है, अगर रक्षक है तो वो मोदी है। और कहते हैं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा। तो वो अपने आप को पुजारी कहते हैं और रक्षक भी कहते हैं। जबकि ये जो कानून लाया था ये प्रधानमंत्री मोदी लाए थे। 2-3 कानून, जो कंपनी एक्ट था और पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट था, आरटीआई एक्ट, ये तीनों कानून को ना, इन तीनों कानून को चेंज करके ये कानून, एक नया कानून बना दिया जिसके थ्रू मतलब जिसके जरिए कोई भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी कितना भी पैसा, जितना वो चाहे, 500 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ तक भी किसी भी पार्टी को अपनी इच्छा से दे सकती है। मतलब कोई पार्टी अगर 100 करोड़ भी दे रही है किसी पार्टी को, चाहे बीजेपी की हो या फिर आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, तो इतना सारा पैसा वो दे क्यों रही है किसी पार्टी को? तो ये पैसे देते क्यों है? कॉर्पोरेट सेक्टर के जो लोग होते हैं या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं, और जैसे टीवी चैनल हो गए, अडानी का जो टीवी चैनल है, तो ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं जो करोड़ों रुपए देती हैं एक ही बार में, 100 करोड़ यानी 100 करोड़, 100 पेज है, क्योंकि 1 करोड़ का एक पेज है। मतलब 1 करोड़ का आपने एक बॉन्ड खरीद लिया, एक पेज खरीद लिया, वही जाकर आपने किसी पार्टी को दे दिया, और उस पार्टी ने वो पेज लेकर के बैंक में जमा करवा करके वो पेज और पैसे ले लिए। 1 करोड़ कम नहीं होते, 1 करोड़ बहुत होते हैं। और जब कंपनी 100 करोड़ दे रही है, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा वो 100 करोड़ क्यों दे रही है। मतलब 100 करोड़ जब किसी को पैसा दिया जाता है, वैसे तो दिया नहीं जाता। जो इलेक्टरल बॉन्ड होता है, इलेक्शन में जो पैसा यूज होगा ना, इलेक्शन में जो पार्टी खर्च करेगी इलेक्शन में पैसा, चाहे वो बैनर पर खर्च करे, चाहे फिर रैली करवाने में खर्च करे, तो उसमें ये पैसा यूज होता है। और तो कोई कंपनी 100 करोड़ दे रही है, 500 करोड़ दे रही है किसी पार्टी को, एक ही पार्टी को। और जब ये डेटा निकल के आया था इसका, इलेक्ट्रल बॉन्ड का, तो इसमें तो हमें ये पता चला था कि 13,000 करोड़ के 12,600 करोड़ के आसपास बीजेपी को चंदा मिला है इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू। मतलब इतना सारा पैसा सबसे ज्यादा बीजेपी को मिला था, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू जो जनरेट किया गया था, एक तो उससे मिला, और एक जो ऑनलाइन भी इनका 1,000 का, 500 रुपए का, और 10 रुपए का या 20 रुपए का ऑनलाइन यूपीआई के थ्रू जो चंदा इकट्ठा हो रहा था, उससे मिला था। और इस पर टैक्स भी नहीं लगता, ना ही लोगों को पता चलता था कि किसने किसको पैसा दिया है, कितना दिया है, किस समय दिया। आप मतलब ये देखना पड़ेगा कि एक दिन में 100 करोड़ दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं आप इसको, किसी को 100 करोड़ रुपए किस वजह से दे रहे हैं? क्या फिर उस कंपनी पर छापा गिरा है जिस वजह से उसको 100 करोड़ दिया जा रहा है? किसी पार्टी को, मान ले बीजेपी को 100 करोड़ रुपए मिले हैं एक ही दिन में, उससे 10 दिन पहले उस पर छापा गिर गया, 5 दिन पहले छापा गिर गया, ठीक 5वें दिन, छापे के 5वें दिन उसने 100 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा, तो बीजेपी को दे दिए। तो इस तरह से ना, जब कोई पार्टी होती है, उसको जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा पैसा होगा ना, उसके पास तो
जो गवर्नमेंट की जो पावर है, इलेक्शन कमीशन हो गया, ईडी होगी, मतलब कहाँ पे छापा डालना है, कहाँ पे नहीं मारना है, सीबीआई होगी, और इनकम टैक्स हो गया। जब ये तीनों चीजें आपस में काम करती है ना, किसी भी कंपनी पर अगर छापा डाल दिया, कोई भी प्राइवेट कंपनी होगी, तो समझ लो कि वहां से पैसा आना चालू हो गया। उनका अकाउंट है जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू वो चालू हो गया था। वो तो शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया और इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। असंवैधानिक मतलब संविधान के खिलाफ। जिस संविधान को बचाने की बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, उस संविधान को उस संविधान के खिलाफ इस इलेक्ट्रल बॉन्ड को बताया सुप्रीम कोर्ट ने, ना कि नरेंद्र मोदी ने। तो इस हिसाब से नरेंद्र मोदी ये झूठ बोल रहे हैं कि मतलब वो संविधान को बचाना चाहते हैं और वो संविधान के रक्षक है और संविधान के पुजारी है। तो ये बात उनकी एकदम झूठ है, बिल्कुल से। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो पैसा है, जो कंपनियों के थ्रू आता है, इस पैसे का यूज किया जाता है इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए। मतलब कहाँ पे गुंडे भेजने हैं, कहाँ पे जो कैंडिडेट है ना किसी दूसरी पार्टी का, वो खरीदना है। अब जैसे इंदौर में हुआ था, सूरत में हुआ था, सूरत में भी हुआ कि वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ, दूसरी पार्टी का जो कैंडिडेट है उसका जो नॉमिनेशन है वो रद्द हो गया, कैंसिल हो गया। और इंदौर में भी कुछ ऐसे ही दूसरी पार्टी का, कांग्रेस का जो उम्मीदवार था, कैंडिडेट था, उसने अपना नॉमिनेशन है जो विड्रॉल कर, मतलब निकलवा लिया, नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया उसने अपना, और उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो ये इतना ज्यादा पैसा है ना, 12,000 करोड़, मतलब तो 13,000 करोड़ पे के आसपास है नरेंद्र मोदी फिर या फिर बीजेपी के पास है। तो जब किसी के पास इतना ज्यादा पैसा हो तो वो इलेक्शन को मैनिपुलेट ही करेगा, तो अपने हिसाब से जो इलेक्शन है उसको करवाएगा, और जबकि उसके पास तो सरकार की पावर भी हो। तो इस हिसाब से संविधान की जो रक्षा है, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि मैं करूंगा और मैं रक्षक हूँ संविधान का, ये एकदम झूठ है। और पत्रकार है जो जो इनका इंटरव्यू ले रहे थे, वो आगे क्वेश्चन पूछते हैं इनसे, नरेंद्र मोदी से। आप उनको शहजादे कहते हैं, राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि आप उनको शहजादे कहते हैं और वो आपको तानाशाह कहते हैं। इस पर आप क्या बोलेंगे? तो प्रधानमंत्री का ये जवाब है कि अगर कोई ये कहता है कि कोई कोई डिक्टेटरशिप है या फिर कोई तानाशाही है देश में, तो इसका मतलब ये है कि भारत के लोगों का अपमान कर रहे हैं वो। मतलब राहुल गांधी कहते हैं ना कि देश में तानाशाह है। तो इस तरह से ना, जैसे मनीष सिसोदिया है, वो 1 साल से जेल के अंदर है। संजय सिंह थे जो 6 महीने से जेल में थे, अब वो बाहर आ गए, उनको बेल मिल गई है। उमर खालिद है, वो भी कम से कम 2 साल से जेल में ही है। सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल ही नहीं मिली है। 14 बार तो उनकी जो बेल है वकील ने खुद ही विड्रॉल करा ली, मतलब जो बेल की जो पिटीशन थी, याचिका थी, वो खुद ही विड्रॉल करा ली। तो उनको बेल मिली नहीं अभी तक, और कम से कम 27 बार पिटीशन डाली थी, तो उनको बेल अभी तक मिली नहीं है। उमर खालिद के अगेंस्ट इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं है, और नहीं थे पहले, जिससे कि उसको जेल में रखा जाए। इतने ज़्यादा ठोस नहीं थे कि उनको जेल के अंदर रखा जा सके यूएपीए के तहत, मतलब अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, या फिर देशद्रोह की धारा के तहत। मतलब किसी को भी, आम आदमी को ऐसे उठा करके जेल में डाल दिया, उसको उस पर देशद्रोह की धारा लगा दी, और उसको अभी तक जेल में रख रहे हैं और आगे पता नहीं कब तक रखेंगे। तो इसी को बोलते हैं तानाशाही। और अगर कोई किसी स्टेट का, किसी मतलब राज्य का मुख्यमंत्री है, उस पर पीएमएलए एक्ट लगा दिया और लगा करके उसको जेल के अंदर डाल दिया, और फिर उसको बोल दिया कि आप इस्तीफा दे दो। मतलब बहुत सारे मंत्री थे, जो जैसे हेमंत सोरेन है, उनको भी जेल के अंदर रखा गया है और पीएमएलए के तहत ही रखा गया है, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है उसके तहत। तो उनको जेल में रखा गया, और प्रधानमंत्री, मतलब जो मुख्यमंत्री का जो पद था, तो उनका जो मुख्यमंत्री का जो पद था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा देना पड़ा। केजरीवाल को अंदर रखा हुआ था, अब तो बेल पर बाहर है। चुनाव जब हो रहे हैं उसमें भी हिस्सा लेने के लिए उनको बेल दी गई है। जब चुनाव हो रहे हैं तब तक, तो वो 2 तारीख को या फिर 2 जून को वापस जेल में चले जाएंगे, तिहाड़ में। और इनको, केजरीवाल को तो ना जो इंसुलिन का इंजेक्शन था, फिर इंसुलिन की जो दवाई थी, वो भी नहीं लेने दी गई जेल के अंदर। ये जो है डायबिटीज के जो पेशेंट है, केजरीवाल जो है, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो सीएम है, केजरीवाल जो है डायबिटीज के पेशेंट है, मतलब ये बीमार है। कोई बीमार आदमी है और
उसको प्रॉब्लम हो रही है और उसको दवाई लेनी है, उसको दवाई भी नहीं लेने दे रहे। तो मतलब ये कर क्या रहे हैं, मतलब करने की तैयारी क्या कर रहे थे। तो मतलब इस तरह से जो राहुल गांधी है और शहजादे जिनको ये बोल रहे हैं कि वो इस हिसाब से वो बोल रहे होंगे कि देश में तानाशाही है, और ये पता नहीं और कितने नेताओं को अंदर डाल दें। और अब तो जैसे सरकार जो है वो गठबंधन की सरकार है जो वो आ भी रही है। बस ये उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी है। इस उत्तर प्रदेश में अगर थोड़ा इलेक्शन कमीशन थोड़ा जोर दे इस बात पर कि वहाँ पे कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि वहाँ पर विधायक ही गुंडागर्दी कर रहे हैं और इलेक्शन में गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। पुलिस वोटर की आईडी चेक कर रहे हैं कि आपका वोटर आईडी दिखाइए, जबकि उनको परमिट मतलब उनका कोई मतलब बनता भी नहीं है आईडी चेक करने का। मशीन में गड़बड़ी मिल रही है ईवीएम मशीन में। ऐसा नहीं है कि लोग गठबंधन को वोट डाल नहीं रहे, गठबंधन को वोट डाल रहे हैं। अभी पिछले जो ये चरण गया है, 4th फेज का जो इलेक्शन गया है, चौथा चरण गया है, इसमें ही लोग सामने आकर बोल रहे कि हम बीजेपी को वोट नहीं डाल रहे थे, लेकिन जा बीजेपी कर रही थी। हम साइकिल पर वोट डाल रहे थे, कमल के जो पर्चे वो नहीं कर रही थी। और कहीं पर तो डंडों से मारकर वोटर्स को भगा भी दिया। पहली बात तो यूपी में ना सख्ताई करनी पड़ेगी कि वोटिंग है जो वो अच्छी तरह से हो। अगर 24 घंटे का इलेक्शन कर दिया जाए तो अच्छी बात है। 24 घंटे में जिनको दिन में अपना इलेक्शन में पार्ट लेना है या फिर अपने जो वोट है वो डालना है, वो जाकर अपना वोट डाल सकता है इलेक्शन पोल पर या फिर पोलिंग बूथ पर। और दूसरी तरफ जो अमित शाह है गृह मंत्री, जिनके अंडर में दिल्ली पुलिस है, और दिल्ली पुलिस है जो कि दंगों को रोक नहीं पाई थी। 2020 के जो दंगे हुए थे दिल्ली में ही, दिल्ली पुलिस जिसके अंडर में है अमित शाह, तो उनका भी इंटरव्यू है। उनका इंटरव्यू है एबीपी लाइव को। उनसे पूछा गया था पत्रकार के द्वारा, या फिर पत्रकार ने उनसे पूछा था कि अगर आपको 272 से ज़्यादा 272 पार अगर सीट नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे। तो वही गोदी मीडिया जो कह रहा था कि 400 पार जाएगी अब की बार बीजेपी, 800 पार जाएगी, 400 पार चली जाएगी। अभी वही बोल रहा है कि 200 पार नहीं गया तो मतलब ये मोदी का इमोशनल इंटरव्यू आता है वाराणसी से ही, और जहाँ पे वो रोने लगते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, रोते भी हैं, बिल्कुल मतलब आंखों से आंसू आते हैं उनके, रोते हैं वो, ठीक है। और इसी तरह का अमित शाह का इंटरव्यू है, ये भी एकदम से इमोशनल वे में बात करते हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी है ना, वो तो रो ही रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी है तो वो तो रो ही रहे थे अच्छी तरह से। पता नहीं उनको हार का डर होगा मेरे हिसाब से। तो हारता देख करके खुद को बीजेपी वाले इस तरह का जो है इंटरव्यू दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जब वो इमोशनल इंटरव्यू दे रहे हैं, रो भी रहे हैं। अमित शाह ये भी इंटरव्यू दे रहे हैं इसी अंदाज में। इनसे सवाल पूछा गया कि 272 पार अगर आपको सीट नहीं मिलती लोकसभा में तो आप क्या करोगे। अगर 4 जून को 272 पार नहीं करते आप तब? तो अमित शाह बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसी संभावना नहीं देखता। इस देश में मोदी जी के साथ 60 करोड़ लाभार्थियों का एक फौज मजबूती के साथ खड़ा है। तो अमित शाह आगे बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि हमने आयुष्मान कार्ड बनवाया है, 5 किलो राशन अनाज जो है वो अलग से एक्स्ट्रा दिया है। जैसे ये बोल रहे हैं कि 5 किलो अनाज मुफ्त दिया है, लेकिन नौकरी की तो यहाँ कोई बात करी नहीं उन्होंने। अगर नौकरी दे देते तो 5 किलो अनाज मुफ्त देने की बात ये करते ही नहीं, क्योंकि अगर नौकरी मिली तो 5 किलो अनाज मुफ्त में देने की ज़रूरत पड़ती नहीं। और आयुष्मान कार्ड बोले कि आयुष्मान कार्ड बनाएंगे ये। आयुष्मान कार्ड में क्या होता है, आयुष्मान कार्ड में जैसे कोई गंभीर बीमारी है जिसमें 5 लाख तक का खर्चा आता है, 5 लाख तक का खर्चा आता है, उसमें आयुष्मान कार्ड का यूज करके इलाज का जो पैसा लगेगा वो सरकार की तरफ से जाएगा। लेकिन इसमें मान लीजिए कोई किसी तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड जो ये गंभीर बीमारी का कार्ड है, गंभीर बीमारी हो तो, अगर गंभीर बीमारी ना हो और उसमें आयुष्मान कार्ड ना चले तो तब क्या करेंगे। क्योंकि जो सरकारी हॉस्पिटल है, जो सिविल हॉस्पिटल्स है, उनकी हालत तो इतनी अच्छी है नहीं, डॉक्टर है ही नहीं उसमें, वो सीधा रेफर कर देते हैं कि रोहतक पीजीआई।
या फिर खानपुर पीजीआई। अब डॉक्टर नहीं हो गए, इलाज कौन करेगा? तो सीधा पीजीआई में भेजेंगे। रोहतक पीजीआई में जब पूरे हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट है, पानीपत डिस्ट्रिक्ट का जो ये हॉस्पिटल है, मतलब वो हॉस्पिटल अच्छा है, साफ सफाई है, लेकिन जो डॉक्टर है वो डॉक्टर ही नहीं है। जनरल वार्ड साफ है लेकिन उसमें वार्ड में काम करने वाले हैं ही नहीं। तो सारे पूरे हरियाणा के जो मरीज है वो रोहतक जाएंगे। रोहतक में जाकर के वहाँ पे बेड मिल जाएगा? पहली बात तो वहाँ पे बेड नहीं मिलेगा, सिफारिश से भी मिलने का नहीं बेड। बजाय इसके कि आयुष्मान कार्ड बनाते, सरकारी हॉस्पिटल है उनको अच्छा बना देते, उनमें डॉक्टर को प्रोवाइड कर देते, जिससे कि डॉक्टर अच्छा ट्रीटमेंट कर सके। 5 किलो अनाज देने की बजाय ये अपना नौकरी दे देते, जिससे कि 5 किलो अनाज फ्री लेने की जरूरत ही ना पड़े। लखपति दीदी और महालक्ष्मी, मतलब लखपति दीदी जो पीएम मोदी की है और महालक्ष्मी जो कि राहुल गांधी की है, जो राहुल गांधी कह रहे थे, दोनों को मैंने एनालाइज किया और फिर देखा कि पीएम मोदी की जो स्कीम थी लखपति दीदी की, तो उसमें क्या था कि एनुअली 1 लाख घर में जो लेडीज होती है, जो अपने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनके जरिए उनमें वो मतलब अपना ग्रुप बना करके खुद अपना ग्रुप बना करके और उसमें वो कुछ काम करती है, किसी तरह की एक्टिविटी करती है, एनुअल इनकम है वो 1 लाख रुपए हो जाती है, मतलब 8,500 रुपये पर मंथ। तो ये होगी लखपति दीदी मोदी की, प्रधानमंत्री मोदी की स्कीम, जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि लखपति दीदी है, लेकिन इसमें 8,500 रुपये पर मंथ है। 8,500 पर मंथ में कुछ भी नहीं होता। और एक महालक्ष्मी स्कीम है, वो राहुल गांधी की है, जो महिलाएं कुछ और भी काम अपने आप कर सकती है, लेकिन ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई स्कीम नहीं है, ये वो अपने आप घर पे काम कर सकती है, बहुत सारे काम है, लेकिन ये कोई स्कीम नहीं है। वो स्कीम का नाम लेकर के इसको स्कीम का नाम दे करके वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। और इसी तरह से राहुल की जो एक वो स्कीम है, महालक्ष्मी स्कीम है, महालक्ष्मी योजना, और उसमें भी मैंने मोदी जी से कहलवा दिया, जो भी परिवार गरीबी रेखा से नीचे है उनकी लिस्ट बनेगी, और फिर हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा, और उस परिवार के बैंक अकाउंट में, उस महिला के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया इंडिया गठबंधन डाल देगा। या फिर मतलब जिसकी 60 साल से उम्र होगी, 60 साल से ज़्यादा उसकी उम्र होगी, यानी 60 साल से ज़्यादा उम्र होने का मतलब है कि पहले तो उसकी पेंशन बंधी हुई है 3,000 रुपये पर मंथ, और उसको 8,500 रुपये हम और अलग से दे रहे हैं, जिसकी पहले पेंशन बंधी हुई है। और इस बात का जिक्र है ना, राहुल गांधी ने किया नहीं है, मतलब राहुल गांधी ने झूठ बोला है, और जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, वैसे ही राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं आजकल। और अमित शाह और आगे कहते हैं कि पीएम किसान लगभग 11 करोड़ किसानों को हर साल हम 6,000 रुपया सीधा इसके बैंक अकाउंट में देते हैं, और हर गरीब को हर महीना प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट। एक साल में 6,000 रुपये देंगे, इसका मतलब है कि 500 रुपये महीना, और 500 रुपये महीना तो कुछ भी नहीं होता आजकल। तो इस पर इन्होंने एमएसपी की जो बात है ना वो करी नहीं कि हम एमएसपी भी देंगे उनको। तो और भी ये कह रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि नेशनल हाईवेज है, हमने नेशनल हाईवेज बनाए हैं इतने, उनकी जो रेंज है वो बढ़ाई है हमने, नहीं नेशनल हाईवे बढ़ाए हैं, उनकी रेंज बढ़ाई है। ये नेशनल हाईवे बोल लेके बनाए हैं। हमारे पानीपत से असंध का जो ये रोड है, ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय बना था, और इस पर जो मटेरियल गिरा हुआ है 3-4 लेयर्स का जो पत्थर होते हैं ना, जो पत्थर जो मतलब मटेरियल जो मिक्सर होता है ना, वो 2-3 लेयर का मिक्सर डाला गया पत्थरों में, पत्थर और बजरी का, और जो सीमेंटेड जो मिक्सर होता है वो डाला गया, 2-3 लेयर का डाला गया, तो मैंने भी देखा था। तो ये जो रोड बना है ये एकदम मजबूत बना है, इतना कुछ मिक्सर डालने के बाद भी। और जब अब ये करीब इसको कम से कम इस जो रोड को 15 साल तो हो गए, 15 साल से ऊपर बेशक हो गए हो। 2019 में इस जो ये सड़क है इसको दोबारा से बनाया गया था। इसको कैसे बनाया गया था, इसकी जो ऊपर की जो लेयर है, जो क्योंकि नीचे का तो मजबूत है, इसकी ऊपर की लेयर है वो पूरी की पूरी खुरस दी गई, हटा दी गई। हटाने के बाद इस पर दोबारा से ऊपर वाली लेयर है ना वो डाली गई है, और जब इसको जब ये ऊपर की लेयर जब बना दी तो उसके बाद है ना ये बिल्कुल नई रोड दिखने लगी, मतलब बिल्कुल नई सड़क है वो दिखने लगी। और इस सड़क को भी इसी में काउंट कर लिया हुआ मेरे हिसाब से इन्होंने कि नई सड़क बन गई।
और नए 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 जो हाईवे है वो बन गए। और डेवलपमेंट की ओर बात करते हैं, पुल बनाए हैं। पुल तो हमने देख लिया, ओखली ब्रिज का पुल करीब 4 साल या 2 या 4 साल के बाद वो पुल बना है, वो मैच ही नहीं हो रहा है। एक इधर से आ रहा है हिस्सा, एक उधर से आ रहा है, वो मैच ही नहीं हो रहा है। उसको बोल रहे कि दोबारा से तोड़ करके फिर दोबारा बनाएंगे। इस तरह बनाएंगे तो फिर डेवलपमेंट है वो तो फिर अजीबोगरीब का होगा, अजीबोगरीब तरह का होगा। 4 साल के बाद भी लोगों को सुविधा नहीं मिल रही, फिर से 4-5 साल वेट करना पड़ेगा, मतलब अगले 5 साल और वेट करना पड़ेगा। तो आवास योजना ये बोल रहे कि आवास योजना लाए हैं हम। तो आवास योजना में जो जिनके पास पहले घर थे उनके घर ही बुलडोजर से तोड़े जा रहे हैं। दिल्ली में एक घर था जिसमें मतलब उस घर के सदस्य ने रैट माइनिंग करके 41 मजदूर है जो फंसे हुए थे, वर्कर फंसे हुए थे टनल में, जो टनल बना रहे थे। तो वहां पे उन्होंने रैट माइनिंग करके उनको बचाया था और उनके घर को तोड़ दिया गया एक दिन में ही। और वो मतलब सड़क पर आ गए, कई दिन तक अपना बिना घर के ही रह रहे थे वो। और उत्तर प्रदेश में भी बुलडोजर ही चल रहे थे। बहुत से घरों को तोड़ दिया गया, मकानों को तोड़ दिया गया, दुकानों को भी तोड़ दिया गया। वो कह भी रहे थे कि हमने वोट आपको ही दिया, लेकिन उनके घर को फिर भी तोड़ दिया गया। इस तरह से आवास योजना का ये बोल रहे कि हमने आवास योजना लाया, लेकिन फिर भी घरों को तोड़ रहे हैं। भैया हम जहाँ पे हमारी 5 पीढ़ी हो गई, कम से कम 5 पीढ़ी, हमें कम से कम 150-200 साल हो गए उससे पहले ना पता चली होगी कोई अवैध है। हमारे कागज नहीं देखे, हमारा कुछ नहीं देखा, तो इसे तोड़ दो, हमें मौका नहीं दिया बात करने का एक भी। हमारा राम प्रसाद मेरे बाबा का नाम है, महेंद्र मेरे पिताजी का नाम है, हमारे परबाबा का नाम है। बुलडोजर से तोड़ा गया वो भी। और आजकल प्रचार है, जो प्रचार भी बुलडोजर पर चढ़ कर ही कर रहे हैं। ये इंटरव्यू है प्रधानमंत्री मोदी का इमोशनल और अमित शाह का इंटरव्यू जो इन्होंने गोदी मीडिया को दिया है।